नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षा में कक्षा सप्तमी के सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कोरोना के इस संकट काल के अंदर हम सभी शिक्षा से सुचारू रूप से जुड़े रहे, इसलिए ऑनलाइन प्रयास चल रहे हैं, जिसमें आप सबसे ये आग्रह है कि रुचिपूर्वक इसको करते हुए हम हमारी पढ़ाई को निर्बाध रूप से चालू रखें। इस समय ये हमारे लिए एक चुनौती है जिसको हमको अवसर में बदलना है। तो ऑनलाइन शिक्षा का आप सब ठीक ढंग से पालन करेंगे, उपयोग लेंगे। इसी के साथ आज हम कक्षा सप्तमी के सामाजिक विज्ञान का भाग 2 हमारा पर्यावरण, इसका पहला पाठ पर्यावरण, इसके बारे में आज समझने का प्रयास करेंगे। अभी 5 जून को हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया और आपने देखा होगा इस विश्व पर्यावरण दिवस के दिन सभी लोगों ने प्रकृति की पूजा की, उसका वंदन किया, अधिकतर पेड़ पौधे लगाए, पौधों को संरक्षित करने का संकल्प लिया। तो आपको एक बार ये लगता है कि पर्यावरण का मतलब पेड़ पौधे, पर्यावरण दिवस था और सब लोगों ने पेड़ पौधे की पूजा की, वनस्पति की, पर्यावरण पेड़ पौधे, ये आपको महसूस हुआ होगा। लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि पर्यावरण बहुत बड़ा व्यापक है, केवल पेड़ पौधे उसका एक भाग है। तो आज हम पर्यावरण का अर्थ क्या है, पर्यावरण के घटक कौन से हैं, पर्यावरण का हमारे साथ क्या संबंध है, इन सब बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम पर्यावरण का अंग्रेजी रूपांतरण देखते हैं। तो इसको हम सब जानते हैं एनवायरनमेंट कहते हैं। ये जो एनवायरनमेंट शब्द है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा में ये शब्द है एनवायरोड, और इस एनवायरोड से एनवायरनमेंट बना है, जिसको हम आजकल रूपांतरण में और पर्यावरण बोलते हैं। और एनवायरोड का फ्रांस में अर्थ है इसका पड़ोस। तो इसका सीधा हम ये अर्थ निकालते हैं कि पर्यावरण यानी हमारे आसपास का वातावरण, हम जो चारों ओर देखते हैं, जो भी वस्तुएं, वो सब पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण यानी हमारे दैनिक जीवन में चारों ओर जो वस्तुएं उपलब्ध है, जिसका हम उपयोग करते हैं, वो सभी पर्यावरण के भाग हैं। हमारे आसपास में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं, और इसलिए एक पर्यावरण वनस्पति नहीं है, बहुत बड़ा उसका व्यापक भाग है। तो ये हमने देखा कि पर्यावरण का अर्थ है हमारे आसपास में उपलब्ध सभी प्रकार की और वस्तुएं जिसका हम उपयोग करते हैं, वो पर्यावरण। और पर्यावरण की बात आती है तो हमारे जीवन से बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जीवन से जुड़ा हुआ है, और इसको हम ठीक ढंग से समझेंगे तो बड़े होने के बाद में दैनिक जीवन उसका पालन भी करेंगे। तो ये हमारा पूरी सृष्टि का पर्यावरण ठीक है। हम हैं तो पर्यावरण होना चाहिए, पर्यावरण है तो हम हैं, और इसकी रक्षा करना हर व्यक्ति का काम है। इसलिए ये हमारे भी पाठ्य वस्तु में जोड़ा गया है, बहुत महत्वपूर्ण और विषय है। तो पर्यावरण में आप बात करते हैं कि पर्यावरण किससे बना हुआ है। तो हम देखते हैं कि पर्यावरण मुख्य रूप से 2 प्रकार की चीज़ें होती है। जो भी हम अपने चारों ओर वस्तुएं देखते हैं वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्राकृतिक पर्यावरण, एक होता है मानवीय पर्यावरण। अब प्राकृतिक पर्यावरण तो हम देखते हैं कि भगवान के प्रकृति द्वारा बनाए, जैसे पृथ्वी है, भूमि है, जल है, वायु है, ये प्राकृतिक पर्यावरण है। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य निर्माण की, सड़क है, पुल है, कोई भवन है, ऐसे अनेकों चीज़ें हैं जो मनुष्य ने निर्माण किए, हम उसका उपयोग लेते हैं, वो कहलाएगा मानवीय पर्यावरण। तो मानव अपनी आवश्यकता मनुष्य जो वस्तुओं का निर्माण करता है वो मानवीय पर्यावरण। और प्राकृतिक वस्तुएं जिसका उपयोग करते हैं, जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, वो प्राकृतिक पर्यावरण। आज हम केवल प्राकृतिक पर्यावरण को समझने का प्रयास करेंगे, मानवीय पर्यावरण को अगले वीडियो में देखेंगे। तो प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब है भूमि, जल, वायु, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब मिलकर। और इसको हम 2 भागों में बांटेंगे, जैव और अजैव। जैव का मतलब है जीवधारी प्राणी, जीवित संसार। अजैव का मतलब निर्जीव, जो श्वसन क्रिया नहीं करते। इन 2 चीज़ों से मिलकर के प्राकृतिक वातावरण मिलता है। भूमि, जल, वायु, जीव जंतु, ये सब जैव और अजैव बांट सकते हैं।
जैसे जैव में कहेंगे तो हम सभी मनुष्य आते हैं, जीव जंतु आते हैं, प्राणी आते हैं। अजैव की बात करेंगे तो ये भूमि है, ये अजैव में है। जल है, ये अजैव में है। ये निष्क्रिय या निर्जीव संसार, ये दो चीज़ों से प्राकृतिक कारण है। अब ये हमें पहले पता है स्थल मंडल, जल मंडल और वायु मंडल, इसके बारे में हम परिचित हैं। आपने छठी कक्षा में इसके बारे में अध्ययन किया है। इसको ठीक ढंग से वापस समझेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण में तीन चीज़ें होती है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायु मंडल। स्थल मंडल का मतलब है पृथ्वी की ऊपरी परत, ऊपरी परत। तो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है ये खनिजों से बनी होती है और चट्टानों से बनी होती है। अब इसके पृथ्वी की ऊपरी परत का भूभाग हम देखते हैं, एक तो पहाड़ों के रूप में होता है, एक पठारी भाग भी होता है, कहीं मैदानी भाग भी और कहीं घाटी भी होती है। इस प्रकार का ये और स्थल आकृति ये पृथ्वी पर मिलती है। पहाड़ भी होते हैं, पठार भी होते हैं, मैदान भी होते हैं और घाटी भी होती है। ये सब मिलकर बोलते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल के इतने प्रकार होते हैं, ये चट्टानों और खनिजों से मिलते हैं। अब स्थल मंडल का बहुत उपयोग करते हैं, इसके बिना तो हम जीवित ही नहीं रह सकते। कोई भी क्रियाकलाप करेंगे तो उसके लिए जमीन चाहिए, चाहे हम कृषि करते हैं, उद्योग लगाते हैं, इमारत बनाते हैं, पशुओं को चराने का स्थान है, कोई भी काम करेंगे तो जमीन के बिना नहीं हो सकता। इसलिए पर्यावरण में स्थल मंडल को सुरक्षित करना ये बहुत अति आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है जल मंडल, जहाँ जल के जो स्रोत है वो सब जल मंडल में है। जल है तो जीवन है, इसके बिना तो जीवन ही संभव नहीं है, इसलिए जल मंडल भी आवश्यक है। एक होता है वायुमंडल। अब ये पृथ्वी के चारों ओर एक वायु की परत होती है जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। ये वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों से और विभिन्न प्रकार के धूल कणों से मिलकर के बना होता है और पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण से अपने चारों ओर वायु की परत है तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाध्य रहती है। इसका हमारा बहुत दैनिक उपयोग है। सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से वायुमंडल हमारा बचाव करता है और सूर्य की जो ऊर्जा है अधिक नहीं होगी तो सूर्य की ऊष्मा से भी हमारा ये वायुमंडल बचाव करता है। इस वायुमंडल में समय समय पर अनेकों प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की मौसम की अवस्थाएं होती हैं। अपने देश के अंदर 6 ऋतु हैं, ग्रीष्म, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत, शिशिर, ये सभी ऋतु हैं और वायुमंडल में कुछ परिवर्तन होने के कारण से इसलिए विभिन्न ऋतुओं का आनंद लेने के लिए वायुमंडल सुरक्षित संरक्षित होना चाहिए। एक होता है जैव मंडल। जैव मंडल को हम जैविक पदार्थ कह सकते हैं, जीवित लोगों का, जीव जंतु, प्राणी, वनस्पति, ये सब जैव मंडल। ये जैव मंडल क्या होगा, जहाँ जल मंडल होगा, स्थल मंडल होगा और वायुमंडल होगा, ये तीनों चीजें होगी तो वहाँ जीवन संभव है। आप देखा होगा चंद्रमा पर भी जीवन की खोज की जा रही है। अगर वहाँ ये संभव हुआ कि जल भी है, वायु भी है और जमीन भी है तो वहाँ लोग अपने कॉलोनी विकसित कर सकते हैं। लोगों ने प्लॉट बुक करवाना चालू कर दिए। तो कई ग्रह ऐसे हैं जहाँ जीवन नहीं, जीवन यानी जैव मंडल के लिए जीवन की जा सकती है, जल भी चाहिए, स्थल भी चाहिए, वायु चाहिए। ये जहाँ है वहाँ जैव मंडल है। जैव मंडल का जीवित प्राणी है, वनस्पति है, जीव जंतु है, ये सब। ये प्राकृतिक क्रम में क्या भाग होते हैं, जल मंडल, जैव मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। इससे कहने करके ये प्राकृतिक क्रम है जिसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। अब प्राकृतिक क्रम में हम देखा है कि ये पर्यावरण के घटक है, पर्यावरण से बना है। एक प्राकृतिक क्रम एक मानव निर्मित। प्राकृतिक क्रम में स्थल है, ये वायु है, जल है, सजीव है, जैव मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, ये सब चीजों से रिलेटेड प्राकृतिक जो भगवान ने मानव निर्मित पर्यावरण। मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करना चलो के आवश्यक है, जिसमें कुछ इमारतें बहुत बड़े पार्क बगीचे बनाए, बहुत बड़े पुल बनाए, सड़कें बनाई, स्मारक बनाए, उद्योग, ये सब मानव निर्मित पर्यावरण जो हम उपयोग लेते हैं, हम चारों देखते हैं। मानव के रूप में हम बात करते हैं तो मानव में एक व्यक्ति भी होता है और एक व्यक्ति से बड़ा परिवार होता है, परिवार से बड़ा समाज होता है, समाज से बड़ा धर्म होता है, शैक्षिक, आर्थिक, ये सब मानव है। ये सभी प्राकृतिक
और मानव निर्मित पर्यावरण का उपयोग करते हैं। अब आप ये विचार करेंगे कि इस प्रकार का ये पर्यावरण हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है, तो हमारा पर्यावरण का संबंध क्या है? तो आप देखेंगे अपने देश में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पर्यावरण हैं। जैसे हम पश्चिमी राजस्थान में रहते हैं तो हमारा मरुस्थल है। आप हिमालय के क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ जलवायु अलग प्रकार है, वायुमंडल अलग प्रकार है। वहाँ और हमारे यहाँ में जीव जंतु वनस्पति में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे हमारे यहाँ एक जीव जंतु होता है ऊँट, वो और कहीं नहीं पाया जाता। ये मरुस्थल में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर वो आसानी से रेत के घोड़ों के अंदर भी दौड़ सकते हैं, उसके पैर गद्दीदार होते हैं, रेत में धंसते नहीं है। यहाँ पानी की कमी है, वो कई दिनों तक बिना पानी के भी चल सकते हैं। ऐसा जीव जंतु केवल अपनी यहीं पे है। क्यों? क्योंकि यहाँ का वायुमंडल ऐसे है, बाकी जगह नहीं। पहाड़ी क्षेत्र के व्यक्तियों की बात करते हैं और बाकी मैदानी क्षेत्र के व्यक्तियों की बात करते हैं। आप नेपाली व्यक्ति देखते होंगे तो नेपाली व्यक्ति कद में ढीले होते हैं, नाक चपटी होती है, और हम कद में अच्छे होते हैं, रंग के काले गोरे नहीं होते हैं। ऐसा क्यों? वो भी माँ की कोख से पैदा हुए, हम भी माँ की कोख से पैदा हुए। ये अंतर क्यों? तो आपको लगा कि ये प्राकृतिक पर्यावरण के कारण से अंतर है। वहाँ की वायुमंडल पर्यावरण अलग है, हमारा पर्यावरण अलग है। लंदन में जाएंगे, वहाँ के लोगों का रंग ही अलग है। ये हमारे जीवन को वहाँ की और पर्यावरण प्रभावित करता है। अपने यहाँ की जैसे वनस्पति है तो कंटीली झाड़ियाँ होगी, पानी की कम आवश्यकता है, और पतली पत्तियाँ होगी, छोटी पत्तियाँ होगी, ताकि बात को करनी हो पेड़ों का, क्योंकि पानी की कमी है। आप हिमालय क्षेत्र में जाएंगे, तटीय मैदान में जाएंगे, वहाँ अलग प्रकार के पेड़, अलग प्रकार की वनस्पति, घास के मैदान अलग। ये सब पर्यावरण से प्रभावित है। इसलिए हमारा पर्यावरण का ये बहुत बड़ा अंतर संबंध है, एक दूसरे पर निर्भर है। हम जैसे वैसा पर्यावरण है, जैसा पर्यावरण है वैसा हम है। ऐसे पर्यावरण और जीवधारियों के बीच में जो अंतर संबंध है, इसको बोलते हैं परितंत्र। परितंत्र बोले जीवधारियों और उसके आसपास के पर्यावरण से अंतर संबंध, एक दूसरे पर आश्रित। जैसा मनुष्य के वैसे वहाँ के लोग उसका उपयोग करते हैं। जैसे हम इजराइल की बात करते हैं, इजराइल भी अपने जैसे मरुस्थली बात है, 1948 में वो भी स्वतंत्र देश थे, लेकिन उन्होंने लोगों में जीवटता थी, पर्यावरण के प्रति जागरूकता थी, और अपने देशभक्ति की भावना कारण से उन्होंने इजराइल को बहुत हरा भरा कर दिया। पानी की बहुत समस्या थी, लेकिन पानी का उन्होंने बूंद बूंद करके उपयोग किया, और बहुत बड़ी हरियाली मिली। वहाँ इतना हरा भरा क्षेत्र है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ के लोगों ने ये ठान लिया है कि हमको हमारा क्षेत्र हरा भरा करना है, पर्यावरण की रक्षा करना है। इसलिए वहाँ का पर्यावरण अलग है। हम इधर चिंता करते नहीं, इसलिए हमारे यहाँ रेगिस्तान दिखाई देते हैं, हरिया भरा कम दिखाई देते हैं। हम अपने स्वास्थ्य कारण से वृक्षों को भी काट देते हैं, और वृक्षों को काटने से वायुमंडल, जलमंडल सब प्रभावित होते हैं। इसलिए पर्यावरण में सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है। तो ये मनुष्यों की प्रकृति पर सोच है। जो भोगवाद पर आधारित लोग हैं वो केवल उपयोग करना जानते हैं, और जो कर्मवाद पर है, हम भोग करते हैं आवश्यकता के अनुसार करते हैं, जितनी आवश्यकता है उतना प्रकृति से लेते हैं, वापस प्रकृति में देते हैं। मान लो पेड़ पौधों की हमको बहुत आवश्यकता है, हम लेते हैं, लेकिन हम वापस पेड़ पौधों को नहीं लगा देते हैं। बाकी भोगवाद है, वो केवल अपने उपयोग में लेना जानते हैं, वापस उसका लगाते नहीं, पुनर्रोपण नहीं करते, इसलिए वनस्पति कमी आती है। तो जैसे लोग है वैसा वहाँ पर्यावरण है, और जैसा पर्यावरण है वैसे वहाँ के लोग हैं। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे पर आश्रित है, इसलिए हम इसको बोलते हैं परितंत्र। आज हमने इस पर्यावरण के अंदर पर्यावरण का अर्थ क्या है, पर्यावरण के घटक कौन से हैं, और प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में समझा, किससे बने, और परितंत्र क्या है इसको समझा। अब हम आपको PDF के द्वारा कुछ प्रश्न भेज रहे हैं, जो आज हमने समझा है, इसको बिंदु के रूप में सारा जिसको नोट्स कहते हैं ये भेज रहे हैं। उस PDF से आपको अभ्यास पुस्तिका में ये काम करना है, फिर कुछ प्रश्नोत्तर उसको करना है, और एक प्रश्न ऐसा रहेगा जो कल्पनाशीलता है, क्रिया आधारित है, वो आपको करना है। इसमें रुचि लेने करके करना है। ऐसा करेंगे तो हमारी कल्पनाशीलता जागृत होगी, सृजनशीलता बढ़ेगी, और हमारी पढ़ाई के अंदर रुचि पैदा होगी। क्रिया आधारित शिक्षण करने से आनंद आता है, ऐसा आप प्रयोग कीजिए। इसमें एक प्रश्न दिया है कि आप अपने आसपास कैसा पर्यावरण चाहते हैं, आपको कैसा पर्यावरण, एक परितंत्र ऐसा निर्माण कीजिए कि हमको ऐसे पेड़ चाहिए, पानी चाहिए, वायु चाहिए, ऐसे जीव जंतु भी चाहिए। ऐसा एक परितंत्र आप भी कल्पना करके चित्र बनाएंगे, तो इसमें हमारा सृजनशीलता का भी
विकास होगा और हमको पर्यावरण का महत्व भी समझ में आएगा और उसका उपयोग भी समझ में आएगा। हम कैसा पर्यावरण चाहते हैं, मेरे को सुख में जीवन जीना है तो हमारे आसपास का कैसा वातावरण चाहिए, ऐसा एक परितंत्र बनेगा। ऐसा एक प्रश्न भी है, ये कहीं उत्तर नहीं मिलेगा, आपको कल्पना करके अपनी सृजनशीलता का आधार पर निर्माण करना। इसको हम उचितपूर्वक करें और इसको शेयर भी करें। आपने अगर ऐसा बनाया है तो इस ग्रुप में भेजिए, सब लोग देखेंगे। इस प्रकार ये क्रिया आधारित शिक्षण करने से आपको अभी जो कोरोना के संकट में एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने खड़ी है, तो चुनौती को हम अवसर में बदल देंगे। उस समय का बहुत अच्छा उपयोग कर पाएंगे, अच्छा आनंददायी कर पाएंगे। घर में बैठे हैं, बहुत सारा समय है और खाली दिमाग में शैतान का घर होता है। हम कोई भी कार्य में लगे हुए रहेंगे तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए क्रिया आधारित शिक्षण पर ज़्यादा जोर देना है अभी, और इसको करना है, कल्पना करके करना, प्रयास करने से होगा और निश्चित रूप से होगा, बहुत अच्छे से अच्छा होगा। ये परितंत्र आप भी चित्र बनाकर पुस्तक में देख रखा है, एक ताल का, ऐसा आप भी कल्पना कीजिए और एक चित्र बना करके रंग भर करके भेजिए। और अगले वीडियो में हम फिर पढ़ेंगे मानवीय पर्यावरण के बारे में। तब तक आप सभी सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। जय भारत।